बी स्टार्टिंग राइट नाउ। ठीक है। अच्छा देखें, आज हमारा जो टास्क है ना, हमें ये सीखना है कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो है वो डिफरेंट जो फीचर्स हैं दे अफेक्ट द टेम्परेचर्स इन पाकिस्तान। ठीक है। अच्छा देखो, जब भी मैं ये टॉपिक करा रहा होता हूँ ना, मैं बच्चों को बताता हूँ कि यार ये वन ऑफ द मोस्ट टेस्टेड क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के अंदर। एग्जामिनर बाकायदा तौर पर ना मल्टीपल आपके पास एस्पेक्ट्स के ऊपर ना वो जो है कोशिश करता है कि आपसे ये सवाल पूछे। ठीक है ना। वो 4 मार्कर के अंदर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई कोई भी फैक्टर दे देगा, वो बोल देगा बताओ भाई ये किस तरीके से पाकिस्तान के टेम्परेचर को इम्पैक्ट करता है। ठीक है। 1 मिनट दीजिएगा वैसे मुझे। अच्छा देखो, सो द एग्जामिनर एट मल्टीपल पॉइंट्स इन टाइम, 4 मार्कर के अभी लेटेस्ट जो आपके पास पेपर आया 2022 का पेपर आया, इसके बाद आई गेस शायद 2024 का पेपर आया, दोनों के अंदर ये चीज़ पूछी गई है। अब वैसे तो इवेंचुअली लोग कहेंगे कि यार सिर्फ सर 4 मार्कर है, 4 मार्कर से क्या ही होता है सर, ये तो बहुत एक एलिमेंटली चीज़ है। लेकिन याद रखना 4 मार्कर्स फ्री के 4 नंबर्स हैं। ठीक है ना। और अक्सर ये होता है कि आप इसके लिए वेल प्रिपेयर्ड नहीं होते हो, और फिर इस 4 मार्क की वजह से ना बच्चे ने एक अच्छा खासा मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन छोड़ देते हैं जो क्लाइमेट का होता है। ठीक है ना। तो इट्स अ वेरी फ्रीक्वेंट टेस्टेड क्वेश्चन, तो बाकायदगी से बहुत गौर से सुनेंगे क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है ना। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फीचर्स दैट आर अफेक्टिंग द टेम्परेचर्स ऑफ पाकिस्तान। कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं टेम्परेचर्स को पाकिस्तान के। और इसमें सबसे पहला फीचर जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा, वो है एंगल ऑफ सन और लैटिट्यूडनल इफेक्ट। ठीक है। देखो, एंगल ऑफ सन का मतलब क्या है। एंगल ऑफ सन का मतलब ये है कि यार अगर तुम किसी जगह पे खड़े हो तो सन की पोजीशन तुमसे कितनी दूर है, हाउ फार अवे इज द सन फ्रॉम यू। आप सुबह सुबह कभी क्लिफ्टन बीच चले जाएं या सुबह सुबह अपनी गैलरी में निकल जाएं, ऐसी पोजीशन होती है दैट कि आप बकायदा तौर पर सन को देख पाते हैं। ठीक है ना। दैट सन इज क्वाइट फार अवे फ्रॉम यू, दैट्स द सनराइज टाइम, सन आपसे बहुत दूर होता है। तो आपको गर्मी भी ज्यादा नहीं लग रही होती, आपको खुशगवार मौसम लगता है। क्यों खुशगवार मौसम लगता है? क्योंकि बिकॉज द सन इज वेरी फार अवे फ्रॉम यू। व्हेन द सन इज वेरी फार अवे फ्रॉम यू, द अमाउंट ऑफ रेज कमिंग ऑन यू आर वेरी लेस। ठीक है ना। तो सन मुझसे जितना ज्यादा दूर होगा उतनी ही कम रेज मुझे लगेंगी, जितनी ही कम रेज मुझे लगेंगी उतना ही टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना। सो इसको हम समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू। फॉर इंस्टेंस, वी हैव टू पीपल्स स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ द सन। एक बंदा है ना, वो बाकायदा तौर पर सन के बिल्कुल नीचे डायरेक्टली खड़ा हुआ है। ठीक है। एक बंदा जो है वो सन से दूर खड़ा हुआ है। अब ये बंदा जिस रीजन में है उधर सन की जो रेज है वो लेस कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है। लेस कॉन्सेंट्रेटेड मतलब डायरेक्टली तुम्हारे ऊपर नहीं है, दूरियां हैं, जितनी दूरी होगी उतनी रेज स्प्रेड आउट हो जाएंगी। और ये बंदा जो है जो इधर खड़ा हुआ है डायरेक्टली बिलो द सन, so इज राइटली एक्सपोज्ड इन फ्रंट ऑफ द सन। तो इसके ऊपर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेज है ना बेटा, वो ज्यादा है। तो इधर मैं लिखूंगा कि भाई जितना मैं सन से करीब होता हूं उतनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है। किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है बेटा? रेज की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। जितना मैं सन से दूर चले जाऊंगा उतना ही मेरे पास रेस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसी चीज से जनरेट होता है क्या बेटा, लैटिट्यूडनल इम्पैक्ट। अब लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? लैटिट्यूड्स आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस मेड ऑन द अर्थ ताकि आप अपनी लोकेशन क्या कर सके, अटेन। फॉर एग्जाम्पल यार, ये मेरे पास ना मेरी ये मेरे पास मेरा अर्थ है। अर्थ के ऊपर जाहिर सी बात है इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई किसने? जियोलॉजिस्ट ने। ताकि क्या कर सकें, डिटरमाइन कर सके कि कौन कहाँ पर किस जगह पर किस पोजीशन में लोकेटेड है। उसके साथ उन्होंने दिए वर्टिकल लाइंस जिसको हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। तो ये जितनी वर्टिकल लाइंस होती है ना, इनको कहा जाता है लॉन्गिट्यूड्स।
ठीक है। और ये जितनी मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है ना मेरे बच्चों, इसको कहते हैं लैटिट्यूड्स, ठीक है ना। ये बेसिकली आपको किस चीज में हेल्प आउट करते हैं बेटा, इन दोनों का जब मिलन होगा तो आपको बाकायदा तौर पर लोकेशन अपनी मालूम होगी। अब अक्सर गूगल पे अपनी लोकेशन जब डालते हैं या कोई भी लोकेशन सर्च करते हैं तो आपको इनिशियली गूगल फौरन से जगह का नाम नहीं दिखाता, वो आपको कुछ बाकायदा तौर पर ना दो कोऑर्डिनेट्स दिखाता है। 24 पॉइंट दिस 60 पॉइंट दिस, वो आपको ना कोऑर्डिनेट्स दिखा रहा होता है, 70 सॉरी। वो जो कोऑर्डिनेट्स आपको नजर आ रहे हैं ना, वो एक लैटिट्यूडनल लाइन का कोऑर्डिनेट है, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल लाइन का कोऑर्डिनेट है। दोनों मिला के आपको लोकेशन बताते हैं। इसकी मिसाल इस तरह है जैसे आप ग्राफ पर देखते हैं। थिंक ऑफ इट एज बीइंग द वाई एक्सिस एंड द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या करते हैं बेटा, कोई भी पॉइंट को है ना लोकेट करने में हेल्प आउट करते हैं। उसी तरह आपकी लोकेशन अर्थ पे लोकेट करने में कौन हेल्प आउट करता है बेटा, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। अभी लैटिट्यूड्स का क्या इंपैक्ट है सन के ऊपर। कहा यह जाता है कि अगर आप अर्थ को बहुत गौर से देखें ना, तो अर्थ के बीच में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना मेरे बच्चों, उसको कहते हैं हम इक्वेटर, ठीक है ना। और कहा जाता है इक्वेटर के बिल्कुल डायरेक्टली अबव है ना सन चमकता है। जो सूरज है ना वो डायरेक्टली आपके पास इक्वेटर के ऊपर आपको नजर आएगा। तो यानी मैं ये बहुत आराम से कह सकता हूं कि जो मेरा सूरज है, इट इज वेरी नियर टू द प्लेसेस ऑन द इक्वेटर एंड वेरी फार अवे फ्रॉम बोथ द पोल्स। तो आपके पास अर्थ पे दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो यानी सूरज बेटा इन पोल से दूर होगा और इक्वेटर से करीब होगा। तभी बेटा जितनी ज्यादा कंट्रीज इक्वेटर पे होती है ना, वो आपको गर्म कंट्रीज मिलेंगी, जहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होंगे। टेम्परेचर रिसाइड्स है फ्रॉम हॉट, वेरी हॉट। और जितना आप इक्वेटर से दूर चले जाएंगे मेरे बच्चों, उतनी ही आपको गर्मी कम लगेगी। वाई? बिकॉज यू मूव फार अवे फ्रॉम द सन। जितना तुम सूरज से दूर होते जाओगे उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा, टेम्परेचर्स कम हो जाएंगे। सही है। तो ये लैटिट्यूड और एंगल ऑफ सन की मिसाल है। इसको मैंने अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है। सो द इन्फ्लुएंस ऑफ सन ऑन टेम्परेचर्स इज वेरी एविडेंट। द एंगल ऑफ सन प्लेज अ वाइटल रोल इन हाउ द टेम्परेचर चेंजेस। पोलर रीजन्स और रीजन्स फार अवे फ्रॉम इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर डायरेक्टली ऊपर सन होता है बेटा, आप जितना इक्वेटर से दूर हटते चले जाएंगे उतना ही ज्यादा एंगल ऑफ सन कम होगा। जितना एंगल ऑफ सन कम होगा उतनी ही रेस की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। जितनी रेस की कॉन्सेंट्रेशन, बेटा अपना माइक बंद रखेंगे। बेटा यू नीड टू बी वेरी विजिलेंट दैट none of your mics are open बेटा, और आई हैव टू यूज द होस्ट टूल्स बेटा। प्लीज बाकायदगी से ध्यान रखें, माइक किसी का ना खुले बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो पोलर रीजन्स जो है ना बेटा वो बहुत फार अवे हैं इक्वेटर से, और इक्वेटर के डायरेक्टली ऊपर सन है। अब आप सन से जितना दूर होते जाएंगे, जितना आप दूर चले जाओगे सन से, उतने टेम्परेचर कम। जितना तुम सन से करीब यानी इक्वेटर से करीब आओगे उतने ही टेम्परेचर ज्यादा। सो दैट इज व्हाट एंगल ऑफ सन स्टैंड्स फॉर, ठीक है ना। अब याद रखना पाकिस्तान में किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। देखो पाकिस्तान का जो सदर्न रीजन है, कराची वाला पार्ट, इट्स नियर टू द इक्वेटर, सही ना। जितना भी सदर्न रीजन है, सेंट्रल रीजन है, और नॉर्दर्न रीजन है ना, वो दूर है इक्वेटर से। तभी आपको नॉर्दर्न रीजन के अंदर थोड़े टेम्परेचर्स कंट्रोल्ड मिलते हैं, और जो सदर्न रीजन उधर गर्मी ज़्यादा मिलती है। इवन जैकबाबाद जो एक शहर है पाकिस्तान का, इसको बाकायदा तौर पर ना तो हॉटेस्ट रीजन कहते हैं, क्योंकि इधर रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर रिकॉर्ड हुए 53 डिग्री सेंटीग्रेड के। तो यानी हम जो क्योंकि इक्वेटर से बहुत करीब है, so there is a lot of angle of sun, there is a lot of concentration of rays। जितनी ज्यादा concentration of rays होगी मेरे बच्चों, उतना ही ज्यादा बेटा आपके पास टेम्परेचर होंगे, ठीक है ना। So Pakistan lies in the subtropical areas. Sunlight is concentrated on very small areas. That's why we experience hot temperatures, which in turn causes what? Temperatures to rise. ठीक है। अब मैं आपको ये एक एविडेंट, हमारे पास एक पिक्चर भी है, so I'll be showing you guys it through a picture as well। अभी तक यहाँ तक बेटा सबको बात डायग्राम्स के थ्रू क्लियर हो, सो प्लीज डू राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स, ताकि बेटा हम आगे बढ़ सकें। जब तक आप क्लियर लिखेंगे मैं आपके लिए पिक्चर अवेलेबल कर दूंगा, ठीक है।
And replying is beta very important, so make it a part of your practice that whenever I ask you a question, you must reply in the chat box. अच्छा, 2 मिनट रुकेगा ज़रा, मैं इसकी सेटिंग कर लूँ, फिर मैं आपको ये इमेज दिखाता हूँ, ठीक है ना। सो भाई ये बात मैंने अभी कॉन्सेप्ट आपको दिया है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल इमेजिन दिस पर्सन बीइंग स्टैंडिंग ऑन अ पोल, नॉर्दर्न पोल। ये जो बंदा है ये इक्वेटर के करीब है, ठीक है। इक्वेटर मतलब डायरेक्टली सन इक्वेटर के ऊपर होगा। सो इस बंदे के ऊपर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सन इज अ लॉट। व्हाई? बिकॉज सन इज वेरी नियर टू दिस मैन। सो ही वुड फील विच टेम्परेचर्स बेटा? हॉट टेम्परेचर्स, ठीक है। ये बंदा क्योंकि पोल के ऊपर है, ठीक है ना। अब पोल के ऊपर अगर ये बंदा खड़ा हुआ है, सूरज इससे बहुत दूर हो जाता है। सो दैट्स व्हाई ही एक्सपीरियंस वेरी लेस और वेरी लेस कॉन्सेंट्रेटेड रेज। तभी बेटा यहाँ पर गर्मियाँ कम होती हैं। तो तभी हमें हमारे दोनों पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जो रीजन्स हैं बेटा, ये दोनों हमें बहुत ज़्यादा कोल्ड रीजन्स मिलते हैं। और जितने हमारे रीजन्स जो इक्वेटर के बहुत करीब है, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात हो, चाहे एशियन कंट्रीज़ आ जाए, तो ये सारी कंट्रीज़ आपको क्या मिलेंगी बेटा? ये सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं। ये आपको इधर टेम्परेचर्स यूजुअली समर पीरियड के अंदर हॉट टेम्परेचर्स मिलेंगे, ठीक है ना। So this is one way of determining how temperatures affect the temperature of Pakistan. ठीक है ना। Oh, how angle of sun and latitude affects what? The temperature of Pakistan. ठीक है ना। तो यार ये तीनों इमेज आपने बहुत गौर से याद रखनी है। इसी से बेटा मेरे कॉन्सेप्ट बनेगा, और कॉन्सेप्ट बनेगा तभी मार्क्स आएंगे, वरना मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता हूँ एल्टीट्यूड के ऊपर। एल्टीट्यूड का मतलब क्या है? एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट का। आप अपने समंदर के लेवल से कितना ऊपर हैं, कितना ज्यादा ऊंचाई पे जा रहे हैं। जितना ज्यादा आप ऊपर जाते रहेंगे, उतने ही टेम्परेचर्स गिरते रहेंगे। अरे देखो हमारे सिलेबस के अंदर ना ऊपर जाने से टेम्परेचर क्यों गिर रहे हैं ये मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि जैसे आप जमीन के ऊपर जाते हैं ना, आप आसमान की एक लेयर के करीब जाते हैं जहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सन की रेस पहुंचती नहीं। तो जितना आप जमीन से ऊपर जाएंगे ना बेटा, आप हवा के नजदीक होंगे और जमीन से दूर होंगे। सूरज कभी भी है ना हवा को गर्म नहीं करता, वो जमीन को गर्म करता है। तो हवा एज कंपेयर जितना तुम ऊपर जाओगे ना बेटा ठंडी होती जाती है, क्योंकि जितना तुम ऊपर जाओगे तुम जमीन से दूर हो, और गर्म कौन हो रहा है? जमीन। सो बेसिकली यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द हॉट टेम्परेचर एज यू मूव अवर अबव। अब ये ट्रोपोस्फेयर क्या होता है, आइसोफेयर क्या है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आप बस ये समझेंगे कि भाई मैं समंदर के लेवल से जब ऊपर जाऊंगा, जितना मैं ऊपर जाऊंगा, जितनी मेरी हाइट इंक्रीज होगी, उतने टेम्परेचर ड्रॉप होंगे। दैट्स इट। तो मैं ऑन एवरेज डेटा हमारे पाकिस्तान में, दूसरे रीजन्स के अंदर भी ये कहता है कि जितना आप जमीन से 1000 मीटर ऊपर जाएंगे, the more you travel above the ground, on every 1000 meters there is a drop in temperature of around 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जो आपके टेम्परेचर्स हैं वो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरते चले जाएंगे। अब कैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल अपने आप को समझें कि आप एक पहाड़ के बिल्कुल नीचे खड़े हो, और यहाँ पर आप एक्सपीरियंस करें 20 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना। आप जैसे ही 1000 मीटर ऊपर जाएंगे, ऑन एवरेज आपका टेम्परेचर वो ड्रॉप बाय हाउ मेनी डिग्री सेंटीग्रेड? योर टेम्परेचर वो ड्रॉप बाय 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो 20 माइनस 6.5 हुआ, तो 13.5 पे आ गए। आप अगले 1000 मीटर ऊपर गए, फिर 6.5 का रिडक्शन, फिर आप 1000 मीटर ऊपर गए, फिर 6.5 का रिडक्शन।
तो अब जैसे जैसे आपकी हाइट, आपका समंदर से लेवल 1000 मीटर आप ऊपर जाते जाएंगे, on average your temperatures will drop by how many degrees centigrade? Your temperatures will drop by 6.5 degrees centigrade. तो ये आपने एल्टीट्यूड के बारे में याद रखना है. The more you move above the sea level, the more the temperatures drop. सर लेकिन 6.5 ही क्यों? सर 7 भी हो सकता है, सर 7.5 भी हो सकता है, सर 8 भी हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैंने आपको एवरेज बताया. देखो, ज्योग्राफी पढ़ते हुए ना, इट्स ऑल अबाउट नेचर, और नेचर मेरे या तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है. तो ज्योग्राफी में जितना भी डेटा हमारे पास होता है ना, इट्स एन इनफ्लक्स डेटा ऑन एवरेजेस. तो रादर देन बीइंग वेरी एक्यूरेट, नो वन कैन बी वेरी एक्यूरेट इन ज्योग्राफी. अगर ऐसा होता तो फिर किसी जगह पे अर्थक्वेक नहीं आती. अगर अर्थक्वेक आती तो लोग नहीं मरते, क्योंकि लोगों को उसके बारे में पहले से ही पता होता. लेकिन नेचर क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ज्योग्राफी में हम सिर्फ ना अजम्पशंस करते हैं, हम एवरेजेस निकालते हैं, हम कभी भी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते. जैसे कोई जियोलॉजिस्ट तो मैं ये नहीं बोलेगा यार नहीं, कराची में कभी अर्थक्वेक नहीं आ सकता, कराची में कभी ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं आ सकता. हाँ, वो तुम्हें ये बता सकता है कब आएगा, किस टाइम पर आ सकता है, वो उसको प्रिडिक्ट कर सकता है, लेकिन वो भी ओपिनियनेटेड है, वो कंफर्मेशन नहीं है कि जिस टाइम पे उसने बोला उसी टाइम पे आएगा. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी डेटा नहीं है. ठीक है ना? तो ये बात याद रखिएगा. अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट चाहिए बेटा, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें. इंशाल्लाह कोशिश करके आज हम इसका पास पेपर भी करेंगे बेटा. ठीक है बेटा, इसमें मेजॉरिटी जो डायग्राम वगैरह आप देख रहे हैं, ये आपके नोट्स की बुकलेट में प्रेजेंट नहीं होगी. आपको ये वहां पर ड्रॉ करनी है. ड्रॉ करेंगे जितना जितना लिखेंगे, उतना ही बेटर अंडरस्टैंडेबिलिटी पोर्शन जो है आपका इंक्रीज होगा. And to increase that understandability portion, it's very important that you learn all of this and write and draw all of this. ठीक है? सबको यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई ऐसी बात समझ नहीं आ रही तो पूछ लो. जो लोग लेट आए हैं बेटा, बाकायदा तौर पर जाकर रिकॉर्डिंग देखिएगा. मैंने क्लास नंबर 20 तक रिकॉर्डिंग्स अपलोड कर दी हैं. आज 19 तक, आज 20 भी अपलोड हो जाएगी, 21 भी अपलोड हो जाएगी. लाजमी सबने रिकॉर्डिंग देखनी है बेटा. ये इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है बेटा? किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई ऐसी बात समझ नहीं आ रही तो पूछ लो बेटा. इट्स क्लियर, प्लीज यू राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स, ताकि हम आगे बढ़ सकें. अगर सबको यहाँ तक बात क्लियर है बेटा, सब चैट बॉक्स में क्लियर लिखेंगे. सर तो डिजर्टेड एरिया इसलिए हॉट होते हैं कि सन डायरेक्ट रे वहां पड़ती है मेजॉरिटी. जैसे अब्बास हम बात करते हैं ना सहारा डेजर्ट की, तो सहारा डेजर्ट ना डायरेक्टली किसके ऊपर है? इक्वेटर के ऊपर है. बहुत सारे दूसरे रीजंस भी होते हैं. ड्राउट कंडीशंस हो गई आपके पास, ये अक्सर जगहों पर ना सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, बारिशें नहीं हो रही है, रेनफॉल कैन ऑल्सो बी ए रीज़न. बट मेजॉरिटी आप जो डेजर्ट्स देखेंगे ना, वो आपको मिलेंगे ही कहाँ पर? वो आपको मिलेंगे मेरे बच्चे हॉट रीजन्स के अंदर. कोल्ड रीजन्स के अंदर ना यूजुअली आपका कोल्ड डेजर्ट्स होते हैं, वाइट मट्टी वाले, वो अलग है. लेकिन वन ऑफ द रीजन्स फॉर अ क्रिएशन ऑफ अ डेजर्ट इज हॉट टेम्परेचर. यस, यू कैन से दैट. ठीक है, आई होप यहाँ तक बात, तुम्हारा सवाल मैंने क्लियर कर दिया होगा. Sir, then why was the highest temperature recorded in USA Dead Valley when it was away from the equator? Again, Shazib, temperature does not depend on one or two factors. It depends on multiple factors. जैसे फॉर एग्जाम्पल अब है ना, अब जैकबाबाद भी ना अच्छा खासा दूर है इक्वेटर से, लेकिन लेकिन याद रखना कि और दूसरे फैक्टर्स भी है जो टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कंट्री इक्वेटर पे हो, लेकिन वहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हो, तो वहाँ पर आपको टेम्परेचर ज़्यादा नहीं मिलेंगे. लेकिन हम बात करते हैं एवरेजेस की. तभी मैं बताऊँ ना, ज्योग्राफी है ना वो बहुत ज़्यादा ओपिनियनेटेड है. आपको अक्सर जो मैं बातें कहूँगा ना, आपको लगेगा यार ये तो गलत कह रहे हैं, क्योंकि आई कैन जस्ट अज्यूम, आई कैन जस्ट टेल, बट वी कैन नॉट मेक अ डिसीजन इन ज्योग्राफी, बिकॉज ज्योग्राफी इज डिपेंडेंट अपॉन अल्लाह सुब्हानहू व तआला. एंड व्हाट हैपेंस, इट्स ओनली नोन टू हिम, ओनली हिम, अल्लाह ओनली. ठीक है ना? तो हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं भाई ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ होती है, लेकिन अनकंडीशनल बिल्कुल आपके पास चेंजेस हैं. यूएसए में तो पिछले साल, आई गेस 2 years बैक, इट वॉज ऑल्सो रिकॉर्डेड एट आधे घंटे के अंदर देयर वाज अ ड्रॉप इन टेम्परेचर ऑफ फॉर अबाउट 30 डिग्री सेंटीग्रेड. और लोग उसको देख के बहुत अनयूजुअल हो गए थे. और याद रखना कि ऐसी 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 हमने सिचुएशंस भी देखी हैं पाकिस्तान के अंदर. जैसे अभी जो पेशावर का क्लाउड बस्ट था, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाया कि यार क्लाउड बस्ट होगा.
और उससे इतने ज्यादा फ्लड्स आएंगे कि पूरा का पूरा पाकिस्तान इम्पैक्ट में आएगा। किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था। हर कोई पिछले 4 सालों से प्रिडिक्ट कर रहा है पाकिस्तान में साइक्लोन आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है। अल्लाह का करम है, आता ही नहीं है। कराची पे आ रहा होता है, टर्न मार के गुजरात निकल गया। जो आपके पास गुलाब साइक्लोन है, वो आया, कराची आ रहा था, ईरान ओमान की तरफ निकल गया। तो ये जो आप हर साल साइक्लोन के नाम सुनते हैं, कराची की तरफ होते हैं। ये ऐसे करके कराची की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे ही कराची पहुंचने वाले होते टर्न मार लेते हैं। क्योंकि ये वो चीजें जो हमारे हाथ में नहीं है। हम इसको अज्यूम कर सकते हैं, हम बता देते हैं भाई ये है, ये है, ये है। आपको पता है जो आज तक ये पूरी दुनिया में जो ये एयर फ्लो का सिस्टम है, इसकी भी जियोलॉजिस्ट ने एक थ्योरी बनाई हुई है। इसका एक्चुअल कोई रिजल्ट नहीं है। और बहुत टाइम से ऐसे हुआ जो उन्होंने थ्योरी बनाई है उसको गलत प्रूफ किया है दूसरे जियोलॉजिस्ट ने। तो ये कि ये कुछ चीजें होती है तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और ये चेंज होती रहती है। तो हम इन्फ्लक्स पे पढ़ लेते हैं, हम इन्फ्लक्स पे आपको बता देते हैं, लेकिन हमेशा ऐसी चीज हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, आई होप बेटा यहाँ तक बात क्लियर होगी। ठीक है मेरे बच्चों, आगे की तरफ आ जाएंगे। एंड अगला फैक्टर जो मैं पढ़ाने वाला हूँ दैट इज क्लाउड कवर। देखो, क्लाउड आपको पता है कंडेंसेशन से फॉर्म होता है, और इनके अंदर ना वाटर वेपर्स है। ठीक है, अब है ना इतने ज्यादा वाटर वेपर जब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं ना, तो ये पूरा क्लाउड बन गया। अब क्लाउड जब सन की रेस के सामने आता है ना बेटा, तो क्लाउड है ना बाकायदा तौर पर मेजॉरिटी रेस को रिफ्लेक्ट कर देता है। अब ये रेस जमीन पे नहीं आ रही। तभी तो जब आसमान में बादल ज्यादा होते हैं ना बेटा, टेम्परेचर लो होते हैं, क्योंकि वो रेस है ना जमीन तक नहीं पहुंच रही। और जब ये आसमान से बादल हट जाएंगे, जमीन पे रेस डायरेक्टली पहुंचेंगी, तो आपको गर्मी भी ज्यादा लगेगी। because the sun's rays would be directly heating what they would be heating the land. ठीक है, सो इसका कुछ फिनोमेना इस तरीके से है कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मेरे खूबसूरत से बादल आ गए। ठीक है, अब इसके ऊपर फॉर एग्जांपल एक खूबसूरत सा सूरज चमक रहा है। ठीक है, तो इसकी जाहिर सी बात है सन रेज आपको पता है नीचे की तरफ आ रही होंगी। ये जब रेज आती है ना, तो ये बादल पे आके कुछ रेज रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, कुछ रेज नीचे की तरफ आ जाती है। लेकिन जो नीचे की तरफ रेज आती है वो बहुत कम होती है। ठीक है ना, तो उसकी वजह से आपको टेम्परेचर्स क्या फील होते हैं बेटा, कम फील होते हैं। ठीक है ना, यू फील लोअर टेम्परेचर्स। ठीक है, ठीक है, किसी का सवाल आया, सवाल लिखते हैं पहले, फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ। ठीक है ना सर, कोई 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 बोलते हैं कि अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार है इसलिए नहीं आता इधर साइक्लोन। देखो, अगर ये किसी का बिलीव है तो मैं उस पर कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं करना चाहता। ठीक है ना, लेकिन और सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी जो हैं ये ही इज़ फ्रॉम द फ्रॉम द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ होली प्रॉफिट ना, हज़रत इमाम हसन हुसैन से। तो बिल्कुल उनका जो एक इम्प्लिकेटेड है इज़्ज़त है वो ऑलरेडी इधर है। लेकिन ऐसी चीज़ बिल्कुल लोग बोलते हैं, और इस पर मैं कोई कमेंट पास नहीं करूँगा। ठीक है, तो और एक खैर वो है तो ताबाइन में से, सॉरी तबा ताबाइन में से और आले रसूल में से, शायद उनकी वालदा हज़रत इमाम हसन से आती हैं और उनके वालिद हज़रत इमाम हुसैन से आते हैं। तो ही इज़ अ टोटल यू कुड से सैयद। ठीक है, एंड हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी इज़ लाइक existed 1,000 years before. So we rather not talk about his miracles or what could he do, and I think it's very respectable that we do not discuss it. ठीक है ना, चले जी आगे की तरफ बढ़ जाएंगे मेरे बच्चों, और आगे की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, तो क्लाउड कवर आपको समझ आ गया किस तरीके से, अंग्रेजी भाषा में मैंने इधर लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है मैंने, सो व्हेन द क्लाउड्स ब्लॉक आउट द सन्स रेज द टेम्परेचर डिक्रीजेस। ऊपर डायग्राम में ये दिखाया मैंने, क्लाउड कवर इज ओनली फाउंड व्हेन देयर इज इनफ मॉइस्चर इन द एयर। तो अगर मॉइस्चर होगा तो बादल बनेंगे, अगर बादल बनेंगे तो सन की रेज ब्लॉक होंगी, अगर सन की रेज ब्लॉक होंगी तो टेम्परेचर क्या हो जाएंगे मेरे बच्चों, द टेम्परेचर वुड सर्टेनली डिक्रीज। ठीक है, ये बात सबने याद रखनी। ठीक है ना, अच्छा, कॉन्टिनेंटल इफेक्ट क्या है, देखो कॉन्टिनेंटल इफेक्ट
हमेशा उस जगह की बात की जा रही है, वो जगह जो समंदर से दूर, ठीक है ना। और समंदर से दूर होने का मतलब ये, इट्स अ लैंड लॉक्ड रीजन। अब आपको पता है पाकिस्तान की अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो बिल्कुल सदर्न सदर्न कोस्ट के ऊपर ना आपको समंदर मिलेगा, ऊपर की तरफ समंदर नहीं है। और ये पाकिस्तान की पूरी सदर्न कोस्ट है ना मेरे बच्चों, ये 1000 किलोमीटर लंबी है, सही है ना। तो ये जितने रीजन आपको थे ना, कराची, ठट्टा, गवादर, मल्टीपल रीजन है। ये मल्टीपल रीजन्स ही आपके पास जो है ना, वो इम्प्लीकेटेड तौर पर एक्सपीरियंस करते हैं ओशनिक इन्फ्लुएंस। लेकिन बाकी जितने भी एरियाज जो अवे फ्रॉम द सी हैं, सखर, फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, दे ऑल रिसीव कॉन्टिनेंटल इफेक्ट। अब कॉन्टिनेंटल इफेक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्टिनेंटल इफेक्ट का मतलब ये होता है, देखो, अल्लाह सुबहाना व तआला ने समंदर को जिस रीजन के पास बनाया है ना, उस रीजन के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है किसका? समंदर का। समंदर से हवाएं आ भी रही होती हैं और लैंड से समंदर की तरफ हवाएं जा भी रही होती हैं। सो ये आना जाना एयर का लगा रहता है। अब जो इधर ये लैंड है, इस पर इन्फ्लुएंस हो गया किस चीज का? ओशन का। लेकिन हर लैंडलॉक रीजन में समंदर तो नहीं होता, तो वहां पर तो कौन कंट्रोल करेगा? तो वहां पर मेरे बच्चों कंट्रोल करने के लिए, टेम्परेचर्स को नॉर्मलाइज करने के लिए कोई चीज अवेलेबल नहीं होती। तो वहां पर यू विल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम विंटर्स एंड व्हाट मेरे बच्चों, एक्सट्रीम समर्स। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो सी अवेलेबल टू मॉडरेट क्लाइमेट। सर ये क्या बात हुई सर, सी तो कैसे मॉडरेट करेगा क्लाइमेट को? तो बेटा दो चीजें हैं, समंदर से हवा जब आती है उसको कहते हैं सी ब्रीज, और लैंड से हवा जब समंदर की तरफ जाती है तो उसको कहते हैं लैंड ब्रीज। उसके जरिए रेगुलेट होता है कोस्टल एरियाज का टेम्परेचर। तो जहां पर समंदर नहीं है, वहां पर लैंड जब हीट हो रहा है तो हीट होता चला जा रहा है, तो गर्मी आपको मिलेगी एक्सट्रीम। जब लैंड ठंडा हो रहा है तो ठंडा होता चला जा रहा है, तो आपको वहां पर सर्दियां भी मिलेंगी, क्या? एक्सट्रीम। तो मेजॉरिटी डेजर्ट एरियाज इन पाकिस्तान, मेजॉरिटी जो आपके सखर सिब्बी रीजन है, इधर आपको ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करने का मिलेगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, कॉन्टिनेंटल इफेक्ट का मतलब वो इफेक्ट जो समंदर से दूर वाले लैंड एक्सपीरियंस करते हैं। एंड दे एक्सपीरियंस व्हाट? दे एक्सपीरियंस एक्सट्रीम विंटर्स एंड एक्सट्रीम समर्स, बिकॉज देर इज नो सी अवेलेबल टू मॉडरेट व्हाट, टू मॉडरेट द क्लाइमेट। यानी वहां पर समंदर अवेलेबल नहीं होता जो कि क्या करके दे बेटा? मॉडरेट करके दे। किसको मॉडरेट करके दे बेटा? क्लाइमेट को मॉडरेट करके दे, ठीक है। आई होप सबको यहाँ तक बेटा कॉन्टिनेंटल इफेक्ट और क्लाउड कवर समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई ऐसी बात समझ नहीं आ रही तो बेटा चैट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकता है। If you want to ask anything else, beta, please you write in the chat box. Inshallah, I'll be answering you guys. And second thing, मैं आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं पास पेपर खोलता हूँ, मैं आपको पास पेपर का क्वेश्चन भी दिखाता हूँ, एग्जामिनर किस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। जब तक जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। मैं आपके लिए तब तक पास पेपर्स खोल लेता हूँ, ठीक है। मैं आपको इंशाल्लाह पास पेपर भी दिखाऊंगा, ठीक है ना, इसका किस तरीके से आता है। Just give me a minute, beta. I'm coming to it. I'll be also seeing your questions if someone has written any question in the chat box. बेटा अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो बकायदा होता है, एक्सपेक्ट यू गाइस टू राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स, ठीक है। देयर इज नो डिस्क्रिपेंसीज एंड आई नो दैट यू गाइस हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। ओके, यप आई एम लुकिंग आउट फॉर दैट क्वेश्चन। 2 मिनट दीजिएगा मुझे।
So I found a question. Let me show it to you. Sir, can you send the PDF of this book on the group? Better the PDF cannot be shared, but yes, I'll make sure that I send a drive link to you guys. ठीक है ना? You can watch it on a drive. You can access it through a drive. But बेटा PDF नहीं भेजी जाएगी. It's a very big file of around 700 MBs. So it is difficult to share the file, but yep, I'll be uploading it. ठीक है ना? You can get the physical book from any of the centers I teach in Malir, नॉर्थ नाजमाबाद, भादराबाद एंड गुलशन कराची. आप कोई भी सेंटर से ले सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है. लेकिन जब आप आ रहे हो तो मुझे बता के आइएगा, तो वहाँ पर बुक अवेलेबल है या नहीं है मैं आपको ये बता दूंगा. ठीक है ना? डोंट वरी, मैं वो ड्राइव लिंक भेजूंगा, उससे भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है ना? कैन आई गिफ्ट टू अरीबा अरीबा अबीरा, आई टेक इट फ्रॉम हर. चले, आई कैन डू दैट, आई कैन डू दैट. मैं थर्सडे को आई गिव इट टू अबीरा. ठीक है ना? नेक्स्ट थर्सडे. ठीक है. So you can maybe receive it from her on Friday maybe. ठीक है ना? चलो जी, we can do that. ठीक है. अच्छा, चलो, आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं ख्याल मैंने खोला हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ. ठीक है ना? पास से पर क्वेश्चन. तो देखें, अभी आपको आपकी स्क्रीन पर एक पास से पर क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा. If you can see the password question, please do write yes, so that I have a confirmation that everybody can see the password question. अगर आपको password question नजर आ रहा है तो बेटा प्लीज डू राइट yes in the chat box जल्दी से. ओके. तो देखो, सवाल क्या पूछता है, मुझसे पूछता है एक्सप्लेन टू फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट विंटर टेम्परेचर्स इन पाकिस्तान. अच्छा, ये जो सवाल है ये अक्टूबर नवंबर 2011 का क्वेश्चन है. ठीक है ना मेरे बच्चों? और बाकायदा तौर पर एग्जामिनर ने इसमें जो है, इफ़ एनीवन हैज़ द पास पेपर बुकलेट दे कैन कम टू पेज नंबर 19. ठीक है? पेज नंबर 19 खोल लो पास पेपर बुकलेट का. ठीक है? तो आसानी हो जाएगी, आप साथ साथ मेरे देख भी सकोगे. ठीक है ना? अच्छा, जिनके पास नहीं है कोई मसला नहीं, स्क्रीनशॉट ले लें. क्या बोल रहा है मुझे? वो बोल रहा है भाई एक्सप्लेन टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट द विंटर टेम्परेचर्स इन पाकिस्तान. अब वो बोल रहा है भाई दो फैक्टर्स मुझे बता दो जो अफेक्ट कर रहे हैं किस चीज़ को, विंटर टेम्परेचर्स को पाकिस्तान में. ऑफ कोर्स, पहली बात, ऑफ कोर्स आप इसमें देखो ना, चार फैक्टर्स मैंने पढ़े, आप चारों फैक्टर्स इधर लिख सकते हैं. तो आप इधर पहला फैक्टर ऑफ कोर्स लिख दे भाई, एंगल ऑफ सन. अब देखो कितना सिंपल हो गया मेरे लिए कि मुझे पता है चार फैक्टर्स हैं, तो उसमें दो लिखने बहुत ईजी हो गया. अब अक्सर बच्चों को ये पता नहीं होता, इसलिए वो ये सवाल ना कर नहीं पाते. ठीक है? सो फॉर एग्जांपल, एक्सप्लेन टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट विंटर टेम्परेचर इन पाकिस्तान. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल कैन टॉक अबाउट व्हाट, एंगल ऑफ सन. ठीक है? तो आप पहले बात कर सकते हैं किसके बारे में, आप बात कर सकते हैं एंगल ऑफ सन के बारे में. ठीक है ना? तो विंटर्स के अंदर क्या होता है, विंटर्स के अंदर ना सूरज सदर्न हेमिस्फेयर की तरफ शिफ्ट हो जाता है और एंगल ऑफ सन बहुत ज़्यादा होता है. तो उसकी वजह से क्या होता है कि बाकायदा तौर पर आपके पास जो सन की रेज है वो कम पहुंच रही होती है. ठीक है ना? तो दैट क्रिएट्स व्हाट, दैट क्रिएट्स कोल्ड टेम्परेचर्स इन विंटर्स. ठीक है ना? तो आए ज़रा ये मेरे साथ अगर जो लोग लिख रहे हैं लिख लेंगे. एज द ओवरहेड सन, एज द, अच्छा एक काम करें, जो लोग कॉपी में काम करते हैं ना वो एक काम करेंगे, क्वेश्चन लिख लेंगे अपने पास, उसका आंसर लिखेंगे मेरे साथ. ठीक है ना? एज द ओवरहेड सन मूव्स टू द सदर्न हेमिस्फेयर. सदर्न हेमिस्फेयर मतलब साउथ पोल की बात कर रहा हूं. ठीक है ना? द डिस्टेंस बिटवीन द लैंड एंड सन इंक्रीजेस. और जितना डिस्टेंस बढ़ेगा, मैंने बताया एज सून एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस देयर इज लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेज अपॉन अ सर्टेन एरिया, एंड दैट वुड सर्टेनली व्हाट डिक्रीज द टेम्परेचर्स. क्योंकि कम रेज पड़ रही हैं अब एक स्पेसिफिक एरिया में, तो टेम्परेचर्स क्या हो जाएंगे बेटा, गिर जाएंगे. जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेज उतने ज्यादा टेम्परेचर्स, जितनी कम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेज उतने ही कम टेम्परेचर्स. ठीक है ना? ये चीजें लिखनी पड़ेंगी बेटा, ये एग्जाम में आते हैं सवाल भाई. इंक्रीजेस.
and sun increases, this causes less concentration of rays on an area. This would decrease the temperatures. सही है. सो इससे जो है बेटा वो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है ना, बिकॉज देयर इज लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेस. ठीक है ना. अनदर थिंग क्या है, विंटर टेम्परेचर इन पाकिस्तान, ऑफ कोर्स एल्टीट्यूड लिख सकते हो. तो एल्टीट्यूड के बारे में, एज द हाइट इंक्रीजेज द टेम्परेचर वुड सर्टेनली डिक्रीज. तो आप वाली बात लिख सकते हो. ठीक है ना. सो आप लिख लो बस, इंक्रीज इन altitude would decrease the temperatures. ठीक है. और आप उसमें फिर वो वाली बात देख सकते हो जो पूरी मैंने समझाई कि भाई जो जैसे आप ऊपर की तरफ मूव करते हो तो हवा की डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है. सही है ना. सो जितने भी सन के रेज हैं, ठीक है ना, वो क्योंकि सरफेस से पड़ रही हैं और आप सरफेस से दूर हो गए हो, तो जैसे आप सरफेस से दूर हो गए तो आपके टेम्परेचर्स डिक्रीज हो जाएंगे. तो आप आगे बात कंटिन्यू भी कर सकते हो. दिस इज बिकॉज यू मूव अवे फ्रॉम द सरफेस. ठीक है ना. And experience less temperatures. तो जब आप सरफेस से दूर हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर्स क्या हो जाएंगे मेरे बच्चों, टेम्परेचर्स आपके डिक्रीज हो जाएंगे. ठीक है. तो ये बात याद रखनी है कि जैसे आप सरफेस से दूर होगे द टेम्परेचर्स वुड इवेंचुअली डिक्रीज. ठीक है सर. लेकिन ये तो हम इसमें तो क्लाउड कवर भी लिख सकते थे. बिल्कुल लिख सकते थे सर. हम इसमें तो मैरीटाइम इन्फ्लुएंस भी लिख सकते थे, सॉरी कॉन्टिनेंटल इफेक्ट लिख सकते थे. बिल्कुल लिख सकते थे. कॉन्टिनेंटल इफेक्ट ज़्यादा बेहतर होता. ठीक है ना. क्लाउड कवर के बारे में लिखना ज़्यादा आसान होता, लेकिन मैंने इधर मुश्किल चीज़ इसलिए लिखवा दी ताकि आपके लिए लिखना आसान हो जाए. अब आसान चीज़ तो आप खुद भी लिख सकते हैं, मैं इधर लिखवा था तो क्या फ़ायदा होता. तो आप इधर आसान चीज़ें भी लिख सकते हैं. आप क्लाउड कवर लिख लें कि भाई वो विंटर्स के अंदर ऑफ कोर्स फिर क्लाउड फॉर्म हो जाते हैं, क्लाउड कवर आ जाता है और फिर इसकी वजह से टेम्परेचर्स क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं. आप वो बात लिख सकते हैं. बिल्कुल लिख सकते हैं. एज इट सूट्स यू, यू कैन राइट एनीथिंग. लेकिन वो आसान चीज़ है, मुश्किल चीज़ मैंने इधर लिखवा दी. ठीक है ना. क्या सबको यहाँ तक बात क्लियर है? क्या सबको यहाँ तक बात क्लियर है? If beta everything that I've told you or taught you yet, if it's clear beta, please write clear in the chat box. I'm also trying to find another latest question. ठीक है. तो मैं वो भी आपको एक मता करवा देता हूँ. ठीक है ना. अगर वो नहीं मिला तो कोई मसले वाली बात नहीं है, वो इंशाल्लाह फिर मैं अगली क्लास में करवा दूंगा. कोई बड़ी बात नहीं है. वैसे भी we have 10 minutes, so I'm thinking about doing another question. And inshallah in the next class we'll be doing the types of rainfall. We're starting off with monsoon winds. ठीक है. तो अगली क्लास में इंशाल्लाह हम जो है वो पक्का पक्का मानसून विंड्स शुरू करेंगे रेनफॉल के चैप्टर के अंदर. ठीक है. एंड चैप्टर इंपॉर्टेंट है यार, ये हर दूसरे चैप्टर से कनेक्ट हो जाता है एक तो. और हाँ देखें भाई, सवाल देख लें यार, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ गया मार्केट में. ठीक है ना. अब मैं पहले एक मतलब चैट बॉक्स देख लूँ किसी और सवाल तो नहीं है. ठीक है. ओके ठीक है. चलो चलो जी मेरे बच्चों, अब मैं ना एक और सवाल पढ़ रहा हूँ. देखो सवाल क्या आया. बोला है अब देखो जाहिर सी बात है इसमें अभी ऊपर वाला जो है ना डायग्राम बहुत ज़रूरी था, बट आई एम टेलिंग यू हाउ ही कैन आस्क दिस क्वेश्चन. ठीक है ना. एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द टेम्परेचर इन सिटी ए एंड बी. यू शुड डेवलप योर आंसर. यानी तो दो फैक्टर पूछे तो बता दिया भाई. बोला एल्टीट्यूड के बारे में बात करो और फिर बोलता है लैटिट्यूड के बारे में बात करो. लैटिट्यूड मतलब क्या है?
कोई मुझे लैटिट्यूड की डेफिनेशन बता सकता है चैट बॉक्स के अंदर? कैन एनीवन लेट मी नो द डेफिनेशन ऑफ लैटिट्यूड इन द चैट बॉक्स? कोई मुझे लैटिट्यूड की डेफिनेशन बता सकता है? क्या होते हैं लैटिट्यूड्स? कम ऑन गाइस, बताएं भाई, व्हाट आर लैटिट्यूड्स? अब्बास बेटा क्लास के बाद मैं मुझे मैसेज करो पर्सनल पे, मैं देखता हूँ। यार मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है। मतलब मुझे खुद करानी पड़ेगी ऐसी सिचुएशन में, ठीक है ना? मेजर डिस्टेंस नॉर्थ टू साउथ ऑफ द इक्वेटर, नहीं नहीं नहीं। लैटिट्यूड का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर नोन एज लैटिट्यूड्स। और एक लैटिट्यूडनल लाइन जो 0 डिग्री यानी अर्थ के बीच में है, उसको क्या कहते हैं? उसको इक्वेटर कहते हैं। अब देखो सिटी ए और बी में मसला क्या है। अब देखो सिटी ए और बी है ना, ये सिटी ए हमने आइडेंटिफाई किया था। अब मैं तुम्हें सिर्फ अभी बाद में सवाल कराऊंगा तो मैं बताऊंगा कैसे आइडेंटिफाई किया। सिटी ए जो है ना, ये सिटी बी जो है क्वेटा है, और सिटी ए जो है ना ये मरी है। अब लैटिट्यूड का इम्पैक्ट किस तरह आएगा? अब देखो मरी है ना तो नॉर्दर्न पाकिस्तान में, और कोयटा ऑफ कोर्स मरी से नीचे। अब समझ लीजिए इक्वेटर है, ये पाकिस्तान है। तो कोयटा है ना वो इक्वेटर से ज्यादा करीब हुआ बानिस्बत मरी के, क्योंकि मरी पे दूर होगी। तो आपको उसमें ये बात बतानी पड़ेगी कि यार मुझे लगता है कि ये जो मरी में कम टेम्परेचर हैं, उसकी एक वजह ये है कि मरी जो है ना वो इक्वेटर से दूर है। इक्वेटर से दूर है तो उसका जो एंगल ऑफ सन है वो कम है। और कोयटा जो है वो इक्वेटर से क्या है? करीब है एज कम्पेयर टू मरी। तो वहां पर इसलिए समर्स में मुझे क्या मिलते हैं? ज़्यादा टेम्परेचर मिलते हैं। तो देखो यार ये वाली बात नहीं तुम्हें ऐसे सवाल में हेल्प करेंगी। अब मैं तुम्हें पूरा सवाल करवाऊंगा पास पेपर्स, ऑफ कोर्स ये सारे पास पेपर मैं खुद करवाऊंगा। सिटी ए इज फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर, यानी मरी की बात हो रही है। देन सिटी बी मतलब क्या? क्वेटा। तो आपने बोला भाई ये फार अवे फ्रॉम इक्वेटर है, तो इधर हो जाएंगे मरी पे हो जाएंगे कौन से टेम्परेचर्स? लोअर टेम्परेचर्स। और क्वेटा पे हो जाएंगे कौन से टेम्परेचर्स? अ लिटिल मोर हायर टेम्परेचर्स। व्हाई? बिकॉज क्वेटा इज क्लोजर टू इक्वेटर एज कंपेयर टू मरी। तो वही बात जो अभी हमने पूरी समझी यहीं पे लिखनी है। एल्टीट्यूड का क्या डिफरेंस है? अब मरी का एल्टीट्यूड है ना वो हायर है क्वेटा से, यानी मरी है ना सी लेवल से ज्यादा ऊपर है। जितना आप सी लेवल से ऊपर होंगे उतने कम टेम्परेचर। फिर आप लिखेंगे यार एज द एल्टीट्यूड इंक्रीजेस द टेम्परेचर डिक्रीजेस। दैट्स व्हाई मरी एक्सपीरियंसेस लोअर टेम्परेचर देन व्हाट? देन क्वेटा। यानी मरी के अंदर जो टेम्परेचर है वो कम है एज कंपेयर टू व्हाट? क्वेटा। यानी क्वेटा में टेम्परेचर ज्यादा है, मरी में कम है। तो इस तरीके से वहां से सवाल पूछेगा। अब आपने जो मैंने इंप्लीकेशन तुम्हें वहां समझाई है तुम यहाँ पे लिख लोगे। और अगर आप चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं एज द एल्टीट्यूड इंक्रीजेस टेम्परेचर डिक्रीजेस बाय 6 - 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड at every what? At every increase of 1000 मीटर्स। यानी जितना आप जमीन से 1000 मीटर ऊपर चले जाएंगे -6.5 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये वाली बात का डिस्कशन इधर करना पड़ेगा। आई होप सबको यार बहुत एविडेंटली पास पेपर्स की ये नॉलेज समझ में आई होगी। और ये सिर्फ 2020 में नहीं भाई, ये 22 में भी आया है सवाल। 22 से 23 से मुझे याद नहीं है, लेकिन लेटेस्ट में भी आया। So I hope it's clear to everyone. If it's clear मेरे बच्चों प्लीज यू राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स ताकि हम आगे बढ़ सकें। सही है। बेटा जल्दी से क्लियर लिखेंगे चैट बॉक्स में, फिर क्लास को मेरा एंड करने का टाइम हो जाएगा। ठीक है ना? हम अगली क्लास में मैं आपको है ना लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, और मैं आपको मानसून विंड्स कराऊंगा। ठीक है ना? सही है। ये चैप्टर थोड़ा सा हम स्लो लेके चलेंगे, इसमें अंडरस्टैंडेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना? सही है ना? इसमें समझने की चीज़ें बहुत ज़्यादा है, एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है। एंड इंशाल्लाह विल बी ऑल्सो प्लानिंग एन एक्स्ट्रा क्लास नेक्स्ट वीक। अगले वीक इंशाल्लाह संडे वाले दिन मैं शाम को है ना एक एक्स्ट्रा क्लास प्लान करूंगा। मैं आपको उसकी डिटेल्स है ना पहले से ही बता दूंगा, क्योंकि अब देखो वक्त कम है और हमें सिलेबस जल्दी से कंप्लीट करना है। ठीक है ना? तो ये मैंने पास पेपर की आपको नॉलेज दे दी है। इंशाल्लाह मुलाकात होती है बेटा आप लोगों से अगली क्लास के अंदर एक छोटे से वक्फे के बाद। हो सके तो ये दोनों आंसर्स घर से राइट लिख लेना बेटा। मैंने आपको दोनों आंसर्स आपकी स्क्रीन पे दिखाए हैं, रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, रिकॉर्डिंग से चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी अगर किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है ना? सही है। सर मेरी स्कूल की टीचर बोल रही थी कि मतलब 2025 में जो चैप्टर से ज़्यादा सवाल
आए थे ना जैसे ट्रांसपोर्ट, तो उसकी तैयारी कम करो। देखो देखो देखो, गैस पेपर हर साल लगता है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। लेकिन गैस पेपर है ना बेटा, सिर्फ मंजन है। मंजन का मतलब समझता है, समझता ही होगा ना तू, ठीक है ना। तो गैस पेपर पे रिलाय नहीं करेंगे। गैस पेपर होता है बेटा 2 या 3 दिन पहले की कहानी। जब 2 या 3 दिन पहले तुम्हें होगा ना, सर ये भी पढ़ना है, सर वो भी पढ़ना है, सर ये भी रह गया, वो भी रह गया, मैं तुम्हें एक फाइल दूंगा और बोलूंगा बेटा ये पढ़ के चले जा। सही है, तो तुम फाइल पढ़ोगे, इंशाल्लाह पेपर अच्छा हो जाएगा। अब भी हमारी कंसंट्रेशन होनी चाहिए कि सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कोई चैप्टर छोड़ना नहीं है। चलो, आपकी टीचर ने कहा ट्रांसपोर्ट नहीं आ रहा, सही है। कल कल क्या पता उसने वाटर के चैप्टर के साथ ट्रांसपोर्ट मिक्स करके दे दिया, फिर क्या कर लेगा। तुमने वाटर की तैयारी अच्छी करी और ट्रांसपोर्ट उसके साथ लिंक होके आ गया, फिर चैप्टर वाटर का है, रिवर से कनेक्ट करेगा, रिवर से सी पोर्ट पे डाल देगा, फिर क्या करोगे। तो बेटा तुम्हारे पेपर का हो जाएगा स्वाहा, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। आजकल के दौर में ना बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो अभी कोई चीज़ फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे। अभी हम क्या करेंगे, हम पूरी तैयारी करेंगे। एंड में क्या गैस है, क्या नहीं है, क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, ये तुम्हारा भाई तुम्हें सब बताएगा, टेंशन नहीं लो, ठीक है ना। लेकिन ये अभी मंजन मंजन में बिलीव नहीं करो। लेकिन हो सकता है ऐसा सही है कि भाई बिल्कुल जो प्रीवियस ईयर में आते हैं वो इस साल कम टेस्टेड होते हैं। लेकिन आई टेल यू व्हाट, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, बात गौर से सुनो। मई जून 2024 हिस्ट्री का पेपर, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट डी, कंपलसरी क्वेश्चन में सवाल आता है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के कॉजेस का, ठीक है। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कॉजेस का सवाल आ गया। अगले साल मई जून 2025 सब बोल रहे हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। 2025 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के कॉजेस का सेम क्वेश्चन, हु इज रिस्पॉन्सिबल। अब बेटा आपका तो पेपर में हो गया मंजन, ठीक है। तो हम इस चीज पर बिल्कुल भी रिलाई नहीं करें। हम पूरे साल बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे, अच्छी तरीके से करेंगे। एंड में मैं बताऊंगा क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो एंड के लिए 2 दिन पहले, 3 दिन पहले बस। अभी फुल टाइम तैयारी करनी है, हर सवाल करना है, पूरे पास की बुकलेट मेरे साथ बैठ के सॉल्व करोगे तो एंड में 30 डे पास पेपर चैलेंज होगा। सब बैठ के एक साथ पास पेपर करेंगे, मैं पूरे बुकलेट सॉल्व करूंगा। 576 पेजेस तुम्हारा भाई क्लास में बैठ के सॉल्व करेगा। तो तैयारी पूरी करके जाएंगे, बाकी अल्लाह पे छोड़ देंगे, अल्लाह मालिक है, ठीक है। चले जी, ओके। किसी को सवाल पूछना तो पूछ ले बेटा, वरना हम क्लास को यहाँ पर एंड करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे एक छोटे से वक्फे के बाद, अगली क्लास के अंदर मंडे वाले दिन, ठीक है ना।